कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ल्यूक नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को, जो थाईलैंड की सड़कों पर स्कूटर चलाते हुए तेजी से भाग रहा है। उसका मोबाइल बार बार बज रहा है, लेकिन वो किसी कासिम नाम के आदमी की कॉल्स को लगातार इग्नोर कर रहा है। तभी कुछ गाड़ियां उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। कासिम का एक आदमी उससे कहता है कि वो अपने बॉस की चुराई हुई पेंटिंग वापस कर दे। हालात बिगड़ते देख ल्यूक कहता है कि वो स्कूटर रोक देगा, लेकिन जैसे ही गाड़ियों का ध्यान हटता है, वो फुर्ती से एक दूसरी गली में मुड़ जाता है और पीछा शुरू हो जाता है। ल्यूक इतना तेज भागता है कि पीछा कर रही गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। फिर वो एक तंग मार्केट में घुस जाता है, जहां गाड़ियां में उसका पीछा नहीं कर पाती। अब सिर्फ एक आदमी बाइक से उसका पीछा करता है, लेकिन जैसे ही ल्यूक एक संकरे अपार्टमेंट में घुसता है, बाइक वाला भी क्रैश कर जाता है। ल्यूक नीचे उतरकर जैसे ही बाहर आता है, कासिम की गाड़ी रास्ता रोक लेती है और ल्यूक स्कूटर से गिर जाता है। लेकिन तभी वहां के लोकल लोग गाड़ी को घेर लेते हैं और इसी अफरा तफरी में ल्यूक चुपचाप रेंगता हुआ वहां से निकल जाता है। कासिम हवाई फायर करता है और अपने आदमियों को पैदल पीछे भेज देता है। ल्यूक की टांग में चोट लग चुकी होती है, लेकिन वो जैसे तैसे दौड़ रहा होता है। वो अपने साथियों को कॉल करता है और बताता है कि वो फ्लाइट नहीं पकड़ पाएगा। जवाब मिलता है, ट्रेन पकड़ लो। ल्यूक फिर एक और मार्केट पार करता है और एक दुकानदार की फूड कार्ट लेकर भागने लगता है। पीछे से कासिम फिर गाड़ी लेकर आ जाता है। तभी ल्यूक चालाकी दिखाता है, फूड कार्ट को बाइक से अलग कर देता है और वो सीधा जाकर कासिम की गाड़ी से टकरा जाती है। आग की लपटें उठने लगती हैं और कासिम की गाड़ी ट्रैफिक में जा टकराती है। पुलिस तुरंत उसे घेर लेती है और ल्यूक वहां से बच निकलता है। इसके बाद ल्यूक स्टेशन पर बाइक से कूदकर दौड़ता है और आखिरी पल में चलती ट्रेन पकड़ लेता है। रात को वो अपनी सीट पर ही सो जाता है और सपना देखता है कि वो किसी प्राचीन इमारत में है, जहां से वो एक सुनहरी मास्क चुरा रहा होता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है, सामने एक महिला बैठी होती है। उसका नाम है एस्मे। वो बताती है कि उसका काम दुर्लभ पेंटिंग्स को वापस लाना है और बाकी सीटों पर बैठे लोग उसी के आदमी हैं। जब ल्यूक पेंटिंग देने से मना करता है, तो एक आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और एस्मे चाकू निकाल लेती है। एस्मे उसे मारती है और ट्यूब छीनने की कोशिश करती है, लेकिन ल्यूक उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी एस्मे अपनी जैकेट उतारकर बच निकलती है। ल्यूक पास की प्लेट उठाकर हमलावर के सिर पर मारता है और सिर से टक्कर मारकर खुद को छुड़ाता है। वो एक और गुंडे को लात मारता है, लेकिन एस्मे दोबारा उस पर हमला करती है और उसे गिरा देती है। जैसे तैसे ल्यूक एक और आदमी से भिड़ता है और एस्मे फिर से चाकू निकाल लेती है, लेकिन ट्यूब का स्ट्रैप कट जाता है। अब दोनों स्ट्रैप के अलग अलग सिरों को पकड़ लेते हैं। ल्यूक उड़ते चाकू से बचता है और जोर से स्ट्रैप खींचता है, जिससे एस्मे बाथरूम में गिर जाती है और ल्यूक जल्दी से दरवाजा लॉक कर देता है। इसके बाद ल्यूक ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है और जैसे ही पास में पानी की टंकी आती है, वो कूदने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं बना पाता और एक झोपड़ी की छत तोड़कर नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद वो अपने दोस्तों को कॉल करता है कि उसे पिक कर लो। दूसरी तरफ लंदन में उसकी बहन शार्लेट अपने बेवफा पति हैरोल्ड और उसके वकील के साथ तलाक की बातचीत कर रही होती है। हैरोल्ड उनके बेटे की पूरी कस्टडी मांगता है, जिससे शार्लेट नाराज हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब शार्लेट म्यूजियम में अपने काम पर होती है, तो उसे वहां ल्यूक अचानक मिल जाता है, जिसे देख वो हैरान रह जाती है। ल्यूक अपनी बहन शार्लेट से बहाना बनाता है कि वो बस उससे मिलने आया है, लेकिन शार्लेट जान जाती है कि जरूर कोई गड़बड़ है, क्योंकि वो बहुत सालों से उससे मिला ही नहीं। ल्यूक चाहता है कि शार्लेट फिर से उसके साथ एडवेंचर पर निकले, जैसे वो बचपन में अपने पापा के साथ जाया करते थे, लेकिन शार्लेट कहती है कि अब वो माँ बन चुकी है और अपनी म्यूजियम वाली नौकरी से खुश है। इसी बीच ल्यूक उसे एक पेंटिंग में थोड़ा डैमेज दिखाता है। जब शार्लेट उसे ध्यान से देख रही होती है, ल्यूक दीवार से एक और पेंटिंग चुपके से चुरा लेता है। तभी म्यूजियम का अलार्म बज उठता है और दरवाजे खुद ब खुद लॉक होने लगते हैं। ल्यूक भागता है और शार्लेट भी उसके पीछे दौड़ती है। वो बाहर आकर उससे पेंटिंग लौटाने को कहती है, लेकिन ल्यूक शर्त रखता है, पहले कार में बैठो। जैसे ही शार्लेट कार में बैठती है, ल्यूक जोर की रफ्तार में गाड़ी भगाता है और पुलिस को चकमा देने के लिए कई तेज और पागल मोड़ लेता है। कुछ संकरी गलियों से गुजरने के बाद वो एक ट्रक के पीछे से अंदर घुस जाता है, जिसे उसके पुराने साथियों मर्फी और डेब चला रहे होते हैं। शार्लेट इन्हें पहचान लेती है। ये उसके पापा की पुरानी टीम के सदस्य हैं। कार में बहन भाई के बीच बहस होती है। मर्फी चोरी की गई पेंटिंग को ध्यान से देखता है और कहता है कि ये वो नहीं है जिसे वे ढूंढ रहे थे। ल्यूक कहता है कि अब शार्लेट इसे वापस ले सकती है और तभी वो एक स्प्रे से उसे सुला देता है। कुछ देर बाद शार्लेट की आंखें एक पार्क बेंच पर खुलती हैं। वो तेजी से म्यूजियम वापस जाती है, जहां इंस्पेक्टर जमाल पहले से जांच कर रहा होता है।
जमाल को शक है कि शार्लेट ने ल्यूक की मदद की है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि चोरी की गई पेंटिंग किसी ने वापस रख दी है। काम के बाद शार्लेट अपने बेटे थॉमस को लेने जाती है, लेकिन उसका एक्स हस्बैंड हैरोल्ड उसे रोक देता है, क्योंकि उसने सुन लिया है कि शार्लेट अब पुलिस की संदिग्ध लिस्ट में है। गुस्से में भरी शार्लेट ल्यूक के पास जाती है और चिल्लाती है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो ल्यूक को एक अमीर आदमी ओवेन के साथ देखती है। ओवेन बताता है कि उसे कैंसर है और अब उसने ल्यूक की टीम को फाउंटेन ऑफ यूथ यानी जवानी का झरना खोजने के लिए हायर किया है, क्योंकि वही शायद उसकी आखिरी उम्मीद है। शार्लेट कहती है कि वो तो सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन ल्यूक मानता है कि हर कहानी में सच्चाई की थोड़ी झलक जरूर होती है। वो कहता है कि दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों ने सदियों से इस झरने का जिक्र किया है और इतना कुछ यूं ही नहीं लिखा गया होगा। कहा जाता है कि जवानी के झरने की असली लोकेशन को भगवान ने इंसानों से छुपा कर रखा है, लेकिन ल्यूक की टीम को यकीन है कि ये रहस्य कुछ खास परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया है। ये परिवार रास्ते के रक्षक कहलाते हैं, जिनका काम है इस झरने की सच्चाई को छुपा कर रखना। ल्यूक को शक है कि एस में उन्हीं रक्षकों में से एक है। साल 1600 में 6 मशहूर कलाकारों ने मिलकर एक समझौता किया कि वे उस जगह के सुराग अलग अलग पेंटिंग्स में छुपा देंगे। इन्हीं पेंटिंग्स को ल्यूक अलग अलग देशों से चुरा रहा था। हर पेंटिंग में एक गुप्त साइन होता है। लैटिन भाषा में 6 and 1 लिखा होता है, यानी 6 पेंटिंग्स, लेकिन रास्ता एक ही। इन पेंटिंग्स में कुछ रहस्यमयी अक्षर भी होते हैं, लेकिन अभी तक टीम उनके मतलब को समझ नहीं पाई है। शार्लेट को समझ आता है कि ल्यूक ने असली रेमब्रांड पेंटिंग की जगह कोई और चुरा ली है। टीम अब उससे उस असली पेंटिंग का सुराग मांग रही है। पहले तो शार्लेट इन सब में शामिल होने से मना कर देती है, क्योंकि वो अपने बेटे की चिंता में रहती है। तभी ओवेन उसे ऑफर देता है। उसके हाई पावर वकील उसकी कस्टडी केस में मदद करेंगे। इसके बदले में शार्लेट उन्हें एक सुराग देती है। वेंडरबिल्ट फैमिली की जांच करो। शाम को ल्यूक एक कैफे में बैठकर वेंडरबिल्ट के बारे में पढ़ रहा होता है। तभी एस्मे वहां पहुंचती है। वो उसे चेतावनी देती है, इस खोज से पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी टीम को खत्म कर दूंगी। अगले दिन ल्यूक अपने भांजे थॉमस का पियानो परफॉर्मेंस देखने जाता है और शार्लेट को बताता है कि अब उसे असली पेंटिंग मिल गई है। थोड़ी बहस के बाद वो शार्लेट को भी इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए मना लेता है। कुछ समय बाद पूरी टीम आयरलैंड में एक पुराने डूबे हुए क्रूज शिप को खोजने निकलती है। वहीं वो पेंटिंग आखिरी बार देखी गई थी। वे पानी के नीचे ड्रोन भेजते हैं, जो उस क्रूज के हिस्से को काटते हैं जहां फर्स्ट क्लास सामान रखा गया था। फ्लोटिंग टैंक्स लगाकर उसे सतह पर लाया जाता है। शिप ऊपर आते ही शार्लेट और ल्यूक उसके अंदर जाते हैं। शार्लेट एक पुराना नक्शा लेकर उन्हें रास्ता दिखाती है। मुख्य जहाज पर टीम को रडार पर कुछ अजीब हलचल दिखती है, लेकिन ल्यूक से संपर्क नहीं हो पाता, क्योंकि रेडियो बंद हो चुके होते हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से एस्मे और उसके लोग क्रूज शिप पर उतरते हैं। अंदर शार्लेट को एक अलमारी में कुछ शराब मिलती है, जिसे वो पीने लगती है, जबकि ल्यूक वेंडरबिल्ट के नाम वाले लॉकर को ब्लोटॉर्च से खोलता है। अंदर से उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है और उसमें छुपी होती है वो खोई हुई पेंटिंग। दोनों भाई बहन खुशी में टोस्ट करते हैं, लेकिन ल्यूक वहां से कुछ गहने भी चुराना चाहता है। तभी शार्लेट उसका हाथ झटक देती है और कहती है, हम लुटेरे नहीं हैं। दूसरी तरफ पानी के ऊपर लाए गए क्रूज शिप को उठाए रखने वाले फ्लोटिंग टैंक्स धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। शार्लेट और ल्यूक को जल्दी निकलना होता है, लेकिन तभी एस्मे की टीम उन्हें घेर लेती है और सबके हाथों में हथियार होते हैं। ल्यूक और शार्लेट फिर भी लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान वो बैग गिर जाता है जिसमें पेंटिंग होती है। गोलियां चलती हैं, जिससे एस्मे खुद उस बैग तक नहीं पहुंच पाती। गोलियों की वजह से शिप का मेटल भी डैमेज हो जाता है और हेलीकॉप्टर को भी नुकसान होता है। इसी फायरिंग में फ्लोटिंग टैंक भी खराब हो जाते हैं और अब शिप में पानी भरना शुरू हो जाता है। फिसलते हुए ल्यूक गिर जाता है और तभी एक आदमी उस पर बंदूक तान देता है। शार्लेट पास की कुर्सी से उसका सिर तोड़ देती है और ल्यूक फिर से पेंटिंग उठाने दौड़ता है, लेकिन तभी एस्मे शार्लेट को बंदी बना लेती है। हेलीकॉप्टर को नुकसान हो चुका होता है, तो वो उड़कर चला जाता है और शिप डूबने लगता है। ल्यूक को भरोसा नहीं होता कि एस्मे वाकई शार्लेट को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए वो टाइम खींचने की कोशिश करता है। तभी शिप हिलने लगता है। शार्लेट मौका देखकर एस्मे को जोर से धक्का देती है और उसे बालकनी से नीचे पानी में गिरा देती है। जैसे ही दोनों भागने की कोशिश करते हैं, एक बड़ी लहर उन्हें अंदर वापस धक्का देती है और ल्यूक का पैर एक जाल में फंस जाता है। शिप डूब रहा होता है, लेकिन शार्लेट पानी में छलांग लगाकर ल्यूक को बचा लेती है। दोनों जल्दी से तैरकर ऊपर आते हैं और उनकी टीम उन्हें बोट से बचा लेती है।
लंदन लौटने पर शार्लेट को हैरोल्ड से एक सरप्राइज मिलता है। वो अब जापान जा रहा है और थॉमस को उसी के पास छोड़ना चाहता है। शार्लेट समझ जाती है कि ये सब ओवेन की प्लानिंग थी ताकि वो अपने बेटे के साथ रह सके। इसके बाद शार्लेट टीम में दोबारा शामिल होती है और सब मिलकर उस नई पेंटिंग में छुपे अक्षरों को देखते हैं। अक्षर मिलकर बनते हैं शब्द विकट, और फिर सबको याद आता है 6 in 1 वाली बात। उन्हें लगता है ये सुराग है विकट बाइबल का। ये एक गलत छपी हुई बाइबल थी जो साल 1631 में छपी थी, जिसमें लिखा था दाउ शैल्ट कमिट अडल्ट्री, यानी तू व्यभिचार करेगा, जबकि असली वाक्य में नहीं करेगा लिखा होना था। अब टीम को शक होता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं थी, बल्कि जानबूझकर की गई थी ताकि कुछ खास बाइबल्स में फाउंटेन से जुड़े सुराग छुपाए जा सकें। सारी बाइबल्स नष्ट कर दी गईं, लेकिन एक अब भी कहीं बची हो सकती है। तभी इंस्पेक्टर जमाल पुलिस के साथ अंदर घुस आता है और ल्यूक और शार्लेट को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक कासिम और उसके आदमी आ धमकते हैं और सब पर बंदूक तान देते हैं। इस तनाव के बीच ल्यूक एक डील की पेशकश करता है, मुझे और सारी पेंटिंग्स ले जाओ, लेकिन मेरी टीम को जाने दो। कासिम मान जाता है और शार्लेट बाकी टीम के साथ बाहर निकल जाती है। ल्यूक झूठ में कहता है कि वो पेंटिंग्स लाने जा रहा है, लेकिन अचानक म्यूजिक बजा देता है और टेबल के नीचे छुप जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर पुलिस अपराधियों पर हमला कर देती है और शुरू हो जाती है एक जबरदस्त फाइट। गोलियों की बारिश के बीच ल्यूक की गाड़ी भी बुरी तरह डैमेज हो जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और इसी दौरान ल्यूक चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल जाता है, जहां उसकी टीम उसे एक बोट से पिक कर लेती है। फाइट जारी रहती है, लेकिन आखिरकार पुलिस जीत जाती है। इंस्पेक्टर जमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर विकेट बाइबल से जुड़ा वही पुराना कोड देखता है। कुछ समय बाद ल्यूक एक रेगिस्तान में होता है, जहां उसे एक चमकदार लिक्विड से भरा गिलास मिलता है। जैसे ही वो पीने जाता है, उसे दिखता है कि शार्लेट और थॉमस बहुत तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। तभी एक आवाज आती है, मत पीना। ल्यूक हाथ से गिलास गिरा देता है और जैसे ही वो टूटता है, उसकी नींद खुल जाती है। वो अब एक फ्लाइट में है, टीम ऑस्ट्रिया जा रही है, जहां आखिरी विक्ड बाइबल रखी है, और इस बार थॉमस भी उनके साथ है। ऑस्ट्रियन नेशनल लाइब्रेरी में ल्यूक, शार्लेट और डेब को एंट्री मिलती है, क्योंकि ओवेन ने वहां भारी डोनेशन दिया है। ओवेन इस वक्त थॉमस के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा है और उसे अमीरों की दुनिया के बारे में मजेदार बातें बता रहा है। तीनों लाइब्रेरी के एक सीक्रेट रूम में पहुंचते हैं, जहां उन्हें वो बाइबल दिखाई जाती है। लाइब्रेरियन बताता है कि इसमें एक और गलत प्रिंटिंग है, जिसमें एक गाली वाला शब्द छपा है। बाहर मर्फी पहरा दे रहा होता है और देखता है कि एस्मे अपने आदमियों के साथ पहुंच गई है। वो बाकी टीम को तुरंत अलर्ट कर देता है। ल्यूक बाहर जाकर एस्मे से मिलता है और थोड़ी बातचीत के बाद दोनों के बीच फिर से जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। एस्मे का एक आदमी उसकी मदद करने आता है, लेकिन ल्यूक उसे भी हरा देता है। तभी एस्मे ल्यूक पर बंदूक तान देती है, लेकिन ल्यूक उसे जल्दी से डिसार्म कर देता है। इसके बाद एस्मे एक रस्सी से उसका गला घोंटने लगती है, लेकिन जब वो खुद उसी रस्सी पर पैर रखे होती है, ल्यूक उसे धक्का देता है और वो झूमर से लटक जाती है। ल्यूक जैसे ही सीक्रेट रूम में लौटता है, मर्फी उसे बताता है कि सब रास्ते बंद हो चुके हैं, अब प्लान बी शुरू करना होगा। टीम लाइब्रेरियन को स्प्रे से सुला देती है और बाइबल लेकर भागने की तैयारी करती है। डेब जमीन पर एक छोटा बम लगाती है, जिससे एक छेद बनता है और वो लोग सीवर के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। उधर एस्मे के आदमी ओवेन और थॉमस को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओवेन अकेले ही सबको धूल चटा देता है और थॉमस को जरा भी चोट नहीं लगने देता। शाम को जमाल लाइब्रेरी पहुंचता है और ल्यूक की लोकेशन ट्रैक करना शुरू करता है। होटल में टीम उस बाइबल की जांच करती है और पाती है कि उसके गोल्डन बॉर्डर पर कुछ नंबर दोहराए जा रहे हैं, 1 से लेकर 7 तक, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाते। इसी दौरान शार्लेट कहती है कि वो टीम छोड़ रही है क्योंकि थॉमस पर खतरा बढ़ गया है और वो उसे और रिस्क में नहीं डालना चाहती। बाहर निकलते वक्त थॉमस एक अहम बात कहता है, आप लोग इसे गलत नजर से देख रहे हो। ये नंबर सीधे सीधे अंक नहीं हैं, ये 7 संगीत के बेसिक नोट्स को दिखा रहे हैं। ल्यूक एक खास कोड के जरिए गाना बजाता है और इंटरनेट पर पता चलता है कि ये गाना है वाटर इन द डेजर्ट, एक बहुत पुराना गाना जो प्राचीन 7 अजूबों को समर्पित है। टीम 7 अजूबों को मैप पर चिन्हित करती है और पेंटिंग्स से मिले रास्ते को उस पर रखती है। सब कुछ मेल खाता है, सिवाय गीजा के पिरामिड्स को छोड़कर। इसका मतलब झरना वहीं छुपा है। अब टीम मिस्र जाने की तैयारी करती है। ओवेन शार्लेट को सिक्योरिटी का भरोसा देकर साथ आने को मना लेता है। रात को ल्यूक को फिर से वही डरावना सपना आता है, मास्क, अजीब आकृति और काली रेत
जो उसे निगलने लगती है। अचानक उसकी नींद खुलती है। शार्लट पूछती है, क्या तुझे ओवेन पर पूरा भरोसा है? ल्यूक कहता है, वो ठीक है, लेकिन शार्लट को शक है कि ओवेन झरना बेचने की सोच रहा है। उधर वेटिकन में प्रोटेक्टर्स का लीडर एस्मे को एक स्पेशल चाबी देता है, जिससे वो किसी को झरने से पीने से रोक सके। कुछ वक्त बाद टीम मिस्र पहुंचती है। ल्यूक थॉमस को पिरामिड्स के ऐसे स्कैन दिखाता है जिनमें छुपे हुए कमरे दिखते हैं। चार्लट सिक्योरिटी टीम को देखकर हैरान होती है। उनके पास इतने सारे बैग क्यों हैं? एक प्रोफेसर उन्हें पिरामिड दिखाता है, लेकिन सीक्रेट चैम्बर खोलने का तरीका नहीं जानता। ओवेन गुस्से में खुद खुदाई शुरू करवा देता है। बैग्स में से डिगिंग टूल्स निकलते हैं। प्रोफेसर विरोध करता है तो उसे निकाल दिया जाता है। शार्लट भी रोकती है, लेकिन अब ओवेन का व्यवहार खतरनाक हो चुका होता है। बाहर इंस्पेक्टर जमाल आता है, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। थोड़ी देर बाद वो पुलिस फोर्स के साथ लौटता है। सिक्योरिटी गार्ड्स गोलियां चलाने लगते हैं और पुलिस की गाड़ियां उड़ाने लगते हैं। बचे हुए लोग कवर लेते हैं और जवाबी फायरिंग करते हैं, और वहीं पास में एस्मे सब कुछ चुपचाप देख रही होती है। टीम एक छुपे हुए रास्ते से होकर एक खास चैम्बर तक पहुंचती है। वहां एक भारी स्ट्रक्चर होता है जिसे हिलाना आसान नहीं होता। ओवेन अपने लोगों को टूल्स लाने कहता है, लेकिन चार्लट देखती है कि बैग्स में बंदूकें भी हैं। जब टूल्स काम नहीं करते, ओवेन ब्लास्ट करना चाहता है, जिसे ल्यूक और चार्लट दोनों रोकते हैं। तभी थॉमस एक पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, जिससे पूरे कमरे में कंपन होने लगता है। फिर चार्लट गोंग बजाती है और रेत अपने आप शेप लेने लगती है। अब वो स्ट्रक्चर एक हाथ से ही हिल जाता है और नीचे जाने वाला लिफ्ट खुल जाता है। टीम लिफ्ट में बैठकर नीचे उतरती है। बाहर मर्फी और डेब सिक्योरिटी टीम पर पीछे से हमला करते हैं, लेकिन डेब गोली खा लेती है। तभी एस्मे आकर उन्हें बचाती है और गार्ड से लड़ती है। फिर एस्मे और जमाल साथ मिलकर पिरामिड में दाखिल होते हैं और बाकी गार्ड्स को हरा देते हैं। बैग्स में मिली रस्सियों की मदद से वो सब लिफ्ट शाफ्ट से नीचे उतरते हैं। नीचे एक अजीब कॉरिडोर में वो पहुंचते हैं, जहां दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह बने होते हैं। एक जगह ट्री ऑफ लाइफ बना होता है। चार्लट एक मूर्ति से एम्बर निकालकर उस पेड़ पर लगाती है, जिससे दीवार खुल जाती है। अब वो एक ऊंची जगह पहुंचते हैं। ल्यूक एक ज्वेल को छूता है और दीवारों से सीढ़ियां निकल आती हैं। वो नीचे उतरते हैं और एक और कमरे में पहुंचते हैं। कमरे के बीच में पानी की एक छोटी सी जगह होती है, जो शायद वही फाउंटेन ऑफ यूथ है। चार्लट सबको दीवारों पर लिखी चेतावनी याद दिलाती है, अगर कोई तैयार नहीं है तो आशीर्वाद की जगह श्राप मिलेगा। ओवेन ल्यूक को जबरदस्ती पानी पीने को कहता है, और तभी चार्लट समझ जाती है कि वो मर नहीं रहा, बस झरना बेचना चाहता है। गुस्से में ओवेन ल्यूक को गोली मार देता है। जैसे ही ल्यूक पानी को छूता है, कमरा पानी से भरने लगता है और एक असली फाउंटेन बन जाती है। ल्यूक का खून पानी में गिरता है और वो ऊपर उठने लगता है। उसके हाथ चमकने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो पानी पीने जाता है, उसे सपना दिखता है। चार्लट और थॉमस बूढ़े हो रहे हैं। ल्यूक तुरंत पानी पीना छोड़ देता है और पानी उसकी चोट ठीक कर देता है। ओवेन भी अपना खून पानी में डालता है। तभी एस्मे दीवार में चाबी लगाती है, क्योंकि उसे याद है, अगर कोई स्वार्थी इंसान ये पानी पिएगा तो उसकी उम्र उसी के अंदर से खींच ली जाएगी। जैसे ही ओवेन पानी पीता है, वो तेजी से बूढ़ा होने लगता है और दर्द से चीखता है। एस्मे गोंग बजाती है। दरवाजे बंद होने लगते हैं। टीम जल्दी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ती है और को वहीं मरने के लिए छोड़ देती है। रास्ते में ओवेन का बॉडीगार्ड नीचे गिरकर मर जाता है। ल्यूक भी फिसलता है, लेकिन एस्मे उसे बचा लेती है। सभी लोग मुश्किल से बाहर निकलते हैं। बाहर इंस्पेक्टर जमाल मानता है कि असली विलेन ओवेन था। एस्मे ल्यूक की हिम्मत से बहुत प्रभावित होती है और उसे अलविदा कहते हुए गाल पर किस करती है। अंत में भाई बहन अगली एडवेंचर की बात करते हैं और थॉमस कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि सच में फाउंटेन ऑफ यूथ जैसी कोई चीज हो सकती है? क्या ल्यूक ने सही किया जो उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए अमृता छोड़ दी? आपका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं।